बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के अंदर जो बाज़ सुनाई दे रही है वो कौमी हुकूमत की सुनाई दे रही है, किसी बड़ी तब्दीली की सुनाई दे रही है। और कल की जो मेल मुलाकातें थी उसके आफ्टर शॉक जो हैं वो भी महसूस होते दिखाई देते हैं कि एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब वो ऐसी शख्सियत से मिलते हैं जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो आज के दिन ये बात करते हैं कि ये सिस्टम के तर्जुमान हैं, और सिस्टम के जो तर्जुमान हैं ये सिस्टम के लाडले भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये लाडले हैं तो फिर ये तर्जुमान नहीं है। तो ये राना सनाउल्लाह साहब का कहना था, और राना सनाउल्लाह साहब ने उन्हीं के मिलने के बाद फिर मौलाना से जाके बात की। मौलाना को फोन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी किया और उनको पूरे ताउन की यकीन दहानी करवाई। वो ताउन जो 26वीं आईनी तरमीम में पहले ही देने की यकीन दहानी करवाई जा चुकी थी, लेकिन आज अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कैटेगोरिकली ये बात की है कि 8 दिसंबर तक की डेडलाइन है। 8 दिसंबर के बाद हम फिर जो है वो अपने लाएअमल के तौर पे चलेंगे। लेकिन इसके बीच में क्या सिर्फ मदारस रजिस्ट्रेशन बिल ही कार फरमा है या फिर कुछ और अवामिल भी कार फरमा है? इसके अलावा अगर देखा जाए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस को लिखे गए खत पे, तो आज उसका तज़किरा जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर भी हुआ। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जवाबन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कहा कि ये वो फॉरम नहीं है जिस फॉरम के ऊपर इसका फैसला किया जा सके कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें आई हैं उनको सुना जा सकता है या नहीं सुना जा सकता। उन्होंने कहा कि उस तरमीम के बाद ये मामला आईनी बेंचेस का है, हम इसे पुटअप कैसे कर सकते हैं या टेकअप कैसे कर सकते हैं। तो ये मामला कानूनी मंजरनामे पे है, लेकिन इसके साथ साथ सियासी मंजरनामे में बड़ी जो हलचलें मच रही हैं वो बैनुल अक़वामी सतह पे क्या तासुर बिल्ड कर रही हैं और पाकिस्तान की मुआशी मंजरनामे में क्या कर रही हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इस बात के ऊपर, इस खत के ऊपर जो उन्होंने लिखा, तो उन्होंने माजी के हवाले दिए हैं। जस्टिस सईद खोसा साहब का हवाला दिया, आसिफ सईद खोता का, और साकिब निसार साहब का हवाला दिया, और भी मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, एजाजुल हसन साहब, कि उनके होते हुए आप क्यों नहीं बोले थे। तो क्या आपका टिल्ट किसी और तरफ है? ये आपकी कुर्सी को जेब नहीं देता। ये आज ख्वाजा आसिफ साहब ने निहायत एहतराम के साथ शाह साहब कह के मुखातिब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मुखातिब किया है। तो इस पूरे मंजरनामे पे जिस पे APC की भी गूंज है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर के इख्तियारात भी के मामला है, इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं? राना सनाउल्लाह साहब ने आज ये कहा है कि फैसल वावडा साहब लाडले हैं, तर्जुमान नहीं हैं, तो क्या उन्हें कोई खदशा है जो उन्होंने ये बयान दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ख़तरा तो है यार यासिर साहब, ख़तरा क्यों नहीं होना। बात यह है, मैंने कई दफ़ा सवाल किया है और मैंने उसका जवाब ढूंढने की बड़ी कोशिश की है, कई दफ़ा आपसे, कई दफ़ा सियासतदानों से, कई दफ़ा तज्ज़ियाकारों से, लेकिन मुझे कहीं से इस सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या? फैसल वाडा साहब जो लफ्ज़ बोलते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, उस पर कभी किसी हुकूमती ज़िम्मेदार का बयान आया? किसी का? किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है? कोई और बात करे, अगर PTI का कोई बंदा बात करता तो 3.5 मिनट, ये भी ज़्यादा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जानी थी। मर्जी के लोग भी बैठ जाने थे और सारा कुछ हो जाना था। क्यों नहीं जवाब देते? इसलिए जवाब नहीं देते। अगर आज राना सनाउल्लाह, सिवाय राना सनाउल्लाह साहब के जो हल्की फुल्की मौसीकी करते रहते हैं, इनके अलावा बाकी किसी के पास जवाब होते ही नहीं। अगर राना साहब ने कहा कि वो लाडला है, अगर फलाह है, तो वो खुद भी कहते हैं कि मैं हूँ, नहीं कहा उन्होंने, फिर इसमें कोई नई चीज़ नहीं। सवाल का जवाब तो वो है कि जो वो कहता है क्या वो दुरुस्त है या गलत है। आप कहते हैं कि जो वो कहता है गलत है, हम कहेंगे जनाब ये आपका मौक़िफ़ है। और अगर आप कहते हैं जो वो कहता है दुरुस्त है, तो रिज़ाइन दे कर जाए, क्यों बैठे हुए हैं? करें ना दोनों में से एक फैसला। और जहाँ तक आपने बात की है कि सिस्टम में जो गूंज चल रही है तब्दीली की, तो क्यों नहीं चलनी? आप 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ज़रा 3 चीज़ों को लिख लें या नोट कर लें या जहन के अंदर नक्श कर लें ज़रा। अचानक मदारिस के बिल
26 आईनी तरमीम कब मंजूर हुई? कितना अर्सा हो गया? महीना 1.5 महीना तो ज़्यादा हो गया। क्या ये महीना 1.5 महीने से ये शोर मचा हुआ है कि मदारस का बिल रुक गया? पिछले 15-20 दिन से। 15-20 दिन भी ना लगाए, थोड़े कर लें। वो बोलते तो वो रहे हैं कि हमारा बिल गया हुआ है, एतराज़ात लगा के रखा हुआ है, 13 दिन से ज़ायद हो गए, अभी तक किया नहीं है, आईनी तौर पे तो ठीक नहीं है। असल शोर 3-4 दिन से बचा ना। अबूरी या कौमी हुकूमत का शोर भी 3-4 दिन से बचे। हर हुकूमती वजीर किसी ना किसी जगह अपनी दलीलें, अपनी वजाहतें देता भी नजर आ रहा है। फिर ऐसा कौन सी इनके पास कोई वीडियो की रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग या टेलीफोन रिकॉर्डिंग या किसी जगह से आने वाली को गुफ्तगू आ गई थी कि एक ही दिन में बिलावल साहब, वाडा साहब, राना साहब, इसहाक डार साहब, ये इतनी मुलाकात एक दिन में तो 26 में शहबाज शरीफ साहब भी टेलीफोन का टेलीफोन आ जाए ना। वो उसी के तसलसल लगा लेना, 12 घंटे लगा लें, 12-14 घंटे। 12 घंटों में तो इस तरह हो गया जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। एक तो आप कागज पे नोट कर लें कि ये हलचल जो है ना मची नहीं मचाई गई है, हुकूमत को हिलाया गया है, हुकूमत के दरवाजे पे दस्तक दी गई है। जब मैं फिर वही कहता हूँ, जब कोई चीज़ हुकूमत ने करनी भी नहीं, एक होता है कि आप टीम के खिलाड़ी होते हैं, तो आपको ओपनिंग बैट्समैन बना दिया जाता है, अटैक बॉलर भी आपको बना दिया जाता है, जब आप थकते हैं तो आपको कीपर भी बना दिया जाता है। यानी आपने तीनों मज़े लेने हैं। कीपर भी बनना है, सुकून से खड़े होके ये गेंद आ गया तो फाड़ लांगे, दिल किया तो ओवर भी कर लेना है, बैटिंग पे ओपनिंग में आ जाना है। तीनों चीज़ें भी आपको मिल गई। उसके बावजूद आप स्कोर भी नहीं कर रहे, आप स्कोर भी नहीं कर रहे। उसके बाद आप बॉलिंग पे आते हैं, छक्के भी खाते हैं, आप कीपर बनते हैं, कैच भी छोड़ते हैं। तो आपके हिस्से का कैच स्लिप में खड़ा एक शख्स पकड़ लेता है, आप आउट हो जाते हैं, आपकी जगह कोई और आके खेलता है तो वो अच्छे स्कोर कर जाता है। ठीक है, बॉलिंग में आपको छक्के लगते हैं, कोई और आता है वो आके आउट कर जाता है। तो जो आउट करता है फिर वो आपका वजन किसी वक्त 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच, 5 मैचों तक तो बर्दाश्त करेगा, छठे में बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बात से निश्चित कर, इस हुकूमत का मुझे कोई एक इकदाम, मुझे आज बड़ी हंसी आई पढ़ के सोशल मीडिया पे ना, उन्होंने कहा यार स्टॉक एक्सचेंज इतनी ऊपर चले गई है, अब जिस मुल्क में जाके हम कर्जा मांगता ना पाकिस्तानी हुक्मरान, वो कहते तुम्हारी स्टॉक एक्सचेंज तो आसमान पे चले गई है, तो सर को कर्जा की लेना आन रहे हो। हमने सऊदी अरब से जाके दरखास्त की, मैंने कहा सऊदी अरब हमारा दोस्त है, उन्होंने कहा चले जो डिपॉजिट आपके पास हम नहीं ले रहे। हमारी स्टॉक एक्सचेंज इस तरह जाके आसमान से, सुना आजकल तो चांद पर भी जो लोग गए हुए हैं ना, वो भी स्टॉक एक्सचेंज से टकरा रहे हैं ना, वहाँ तक चली गई है। तो मुझे एक बताएं, सारा कुछ है, उसके बावजूद भी हम कर्ज़ों की दलदल में हैं, उसके बावजूद भी हम गुर्बत की चिक्की में पिस रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ पे खड़ी है, उसके बावजूद भी कोई एक ऐसा काम नहीं जनाब किया कि जिसमें हमें पता चले कि होता है बहुत कुछ हो गया। किया है कोई काम, कोई तरक्की की राह मंजिल हमने कोई तय की है, सिवाय इसके हम उस दिन जश्न मनाते हैं, लो जी आइए महफिल हमें कर्जा दे दे। यानी हम वाहिद कौम है कि मकरूज होने पे खुशी मनाते हैं, कर्जा उतरने पे कभी खुशी नहीं मनाई, क्योंकि सिर्फ तो आना ही नहीं। तो ये तो आलम है हमारा, तो फिर तब्दीली तो होनी है ना, ये कैसे हो सकता है? आपके नजदीक तब्दीली होनी है, और तब्दीली के लिए जो मैं आपको एक अगर इजाजत दें तो आज मैं चला गया, इलेक्शन थे, एक जो हमारे एजुकेशन रिपोर्टर्स एसोसिएशन के लाहौर यूनिवर्सिटी, लाहौर कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी लाहौर कॉलेज और लड़कियों की जो है, मैं वहाँ पे चला गया, तो रिपोर्टर्स के इलेक्शन थे, पे चले गए, इलेक्शन देखे, तो उसी दौरान में उनकी जो वाइस चांसलर हैं उस्मा कुरैशी साहिबा, वो भी आ गई। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी हमने अपने कॉलेज में पूरा एक सोशल मीडिया का बनाया, मीडिया में असल हक़ाइक़ सामने आए, लोगों को असल तस्वीर दिखाई जा सके, नौजवान को, तालिब इल्म को पाकिस्तान दिखाया जा सके।
नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी सियासी मंजरनामे में मजीद बात होगी, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सियासी मंजरनामे पे जो हलचल मच रही है उसके अंदर जो सदाकतें, हकीकतें, मुहर्रिकात, मंतिकें, जो सारा कुछ जिसका मुरक्कब बना हुआ है वो क्या है? मौलाना से क्या बातचीत हो रही है? मौलाना गुफ्तो शुनीद ही सिर्फ कर रहे हैं या मौलाना ने डिमांड्स भी रखी हैं? और 8 दिसंबर तक ये तमाम मामले की कलई खुलेगी या उससे तूल भी पकड़ा जा सकता है? तो इसी मंजरनामे में बात करते हैं। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुरानी साहब चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, पहले वावडा साहब बिलावल साहब से, बिलावल साहब मौलाना फजलुर रहमान से, फिर वावडा साहब मौलाना फजलुर रहमान से, फिर राना सनाउल्लाह साहब मौलाना फजलुर रहमान से, फिर जो है वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भी मौलाना फजलुर रहमान से गुफ्तगू शुनीद करते हैं। उधर नायब वज़ीर आज़म जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब से मिल रहे हैं। और ये सारा मामला जो है ये कोई 15-18 घंटों के दरमियान का है। तो सर ये क्या है? क्या सिर्फ गुफ्तो शुनीद है, हालचाल का पूछा जाना है, या फिर पीछे कोई प्लॉट बड़ा है? देखिए जनाब, इल्म तो या उनके पास होगा जो ये सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग तो जो सियासी मंजरनामा होता है उसको देख के एक राय भी कायम करते हैं और मशवरा भी देते हैं। मेरा तो ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान जो एक अंडरस्टैंडिंग थी गालिबन, जिसमें कि बारी बारी इक़्तिदार को इंजॉय करना था, तो अब जब पीपल्स पार्टी की बारी करीब आ रही है तो पीपल्स पार्टी चाह रही है कि जी वो इस दफा जो हुकूमत बनाए उसमें नून से आगे बढ़ते हुए पीटीआई को और दीगर ऑपोजिशन की जमातों को भी साथ लिया जाए। अच्छा दुरानी साहब, आपने कहा कि बारी आ गई पीपल्स पार्टी की, मान ली इस बात को, तो क्या मियां साहब बारी देंगे? अगर सियासी तौर पे देखें तो उनकी हुकूमत तो कायम ही नहीं रह सकती बगैर पीपल्स पार्टी के और दीगर पार्टियों के ताउन से। अब इस वक्त पीपल्स पार्टी ने जो कि ऑप्टिक्स की सियासत करना चाह रही है, और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो जमीनी सियासत से थोड़ा दूर है बहुत ज्यादा। तो वो इस वक्त ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से पीटीआई को और अपोजिशन की जमातों को साथ मिला के वो एक ऐसी शक्ल बना लें जो कि ज्यादा काबिल कबूल हो, और उसके लिए ये सारी भागदौड़ की जा रही है। लेकिन ये सारी भागदौड़ जो है इंतहाई गैर सियासी है, गैर जिसे कहते हैं पॉलिटिकल समझ से आ रही एक एफर्ट है। और ऐसे समझ रहे हैं कि पीटीआई जो है वो कोई पार्टी नहीं है, वो भी शायद पीएमएलएन है। पीपल्स पीटीआई तो वो पार्टी है जो 45 पे बैठी हुई है, और ये जो 47 वाले हैं, घोड़ों और गधों में क्या मुकाबला, ठीक है ना जी। तो लिहाजा इसलिए ये अगर समझ रहे हैं कि ये किसी तरीके से पीटीआई को जोर से जबरदस्ती से अपने साथ कर लेंगे और आगे जो हुकूमत बनाएंगे उसको नेशनल गवर्नमेंट का नाम दे देंगे, और उसके जरिए जो है वो अपनी हुक्मरानी और अपनी वो बना लेंगे, मुझे ऐसी कोई चीज होती नजर नहीं आती। अगर पीपल्स पार्टी ने आइंदा हुकूमत बनानी है तो उनको नून के साथ ही मिलकर बनानी पड़ेगी, ठीक है ना जी। और ये मुतफिन जो इस वक्त का सियासी निज़ाम है, जो कि रॉटन पॉलिटिकल सिस्टम है जो इस वक्त इन पावर है, ये आइंदा भी रॉटन ही रहेगा ता वक्त है कि आप पार्लियामेंट के अंदर उस हकीकत को तस्लीम कर ले जो हकीकत आवाम के मैंडेट में दी थी। वो तस्लीम नहीं करेंगे तो ये कुआं पाक नहीं होगा। नहीं दुरानी साहब, आप जो कह रहे हैं कौमी हुकूमत का, उसमें कुली तौर पे पीएमएलएन माइनस नहीं है? देखिए जी, पीएमएल मैंने ना अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। पीएमएलएल कहाँ पार्टी है इस वक्त? मेरा तो नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है पीएमएलएन से तो डीपीओ अटक का अख्तियार ज्यादा है कि उसने वजीर आजम की बात को निगेट कर दिया। तो मतलब पीएमएलएन जो है बेचारी, वो तो मतलब एक इस वक्त मतलब सियासी पार्टी के नाम की एक पार्टी है जिसके अंदर के मतलब जो कुछ है वो आपके सामने है।
तो लिहाजा देखिए, जब मट्टी में जड़ई ना हो जिस दरख्त की, हाँ, तो वो हवा के झोंकों को और किस किस चीज पे खड़ा होगा। तो लिहाजा अच्छा दुरानी साहब, एक बात बताइए, आपके उस्ताद मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब, जनाब, उनकी मदारस के हवाले से जो चीज़ें थी वो तो होती नज़र नहीं आ रही। आपके पास भी खबर है, हमारे पास भी है, वो होती नज़र नहीं आ रही, और आपको पता है कहाँ से नहीं हो रही। तो क्या मौलाना साहब आप पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे या मौलाना साहब नई तनख्वाह के लिए जद्दोजहद तेज करेंगे? जनाब, मेरी तो ख्याल ये है कि मौलाना के लिए अब वक्त है। माजी में जो उन्होंने किरदार अदा किया उस पे, मतलब वो एक बड़ा भरपूर किरदार था, लेकिन एक फिल्म बार बार नहीं चलती, ठीक है ना। अब उन्हें चाहिए कि वो अपना नाता और अपना ताल्लुक जो है ऐसे चेहरों से मिलाने के बजाय या अवाम के नापसंदीदा चेहरों के साथ उठने और बैठने के बजाय उन्हें चाहिए कि वो अब अपना नाता हकीकी मानों में अवाम के साथ जोड़ें, और अब वो अवाम की बात करें और वो जमहूरियत की बात करें जो उनकी पहचान है। वो गैर जमहूरी और गैर मुंतखब और गैर पसंदीदा अफराद के साथ बार बार गले मिलके, ठीक है ना जी, अपनी हैसियत और अपना जो मुकाम है उनका पब्लिक की नजर में, उसको कॉम्प्रोमाइज ना करें। पता नहीं मैं अपनी बात कितनी समझा पाए हूँ, कितनी नहीं समझा पाए। नहीं, आपको लगता है सर कि अब की जो मुलाकातें हैं उसके अंदर ये सिर्फ मदारिस तरमीमी बिल ही असल वजह है जमीयत उलमा इस्लाम फे की, और इसके अलावा कोई वादे या उनकी तरफ से यकीन दहानियां नहीं करवाई गई? देखिए जी, मदारस तरमीमी बिल पे भी मौलाना की बात नहीं मानी गई, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी मौलाना की बात नहीं मानी गई, जो अबूरी जो चीफ जस्टिस की तकर्री पे भी मौलाना की बात नहीं मानी गई। जिन जिन बातों पे उनकी बात नहीं मानी गई उन सारों के ऊपर उनको इसरार करना चाहिए, बजाय इसके कि वो अपनी किसी एक महदूद सी कॉन्स्टिट्यूएंसी या एक महदूद से ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें, जो कि बड़ा जिसे कहते हैं एक अहम और बहुत अहमियत का हामिल हो सकता है। लेकिन आप किस दरवाजे से क्या मांग रहे हैं ये भी तो देखना पड़ता है ना। अवाम हर चीज को बहुत माइन्यूटली देखते हैं। मौलाना जिस दर से शरीयत मांग रहे हैं उस दर में तो जमहूरियत भी नहीं है। तो आपको क्या नजर आ रहा है वैसे कौमी हुकूमत? एक बात तो ये है ना जो आप कर रहे हैं, एक हलकों में ये भी बात हो रही है कि एक कौमी हुकूमत बना दी जाए ताकि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसके खिलाफ कार्रवाइयां खत्म नहीं हो रही। तो इस सारे सिनेरियो में आपको कुछ नजर आ रहा है? देखिए, मैं सारे सिनेरियो में तो मैं तो आपको पता है बड़े अरसे से कह रहा हूं कि इसमें सिर्फ हुकूमत जो है वो चाम चलाकी के जरिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है मुल्की इदारों को। देखें, कल एक मीटिंग थी, एक अहम इदारे की बड़ी अहम मीटिंग थी, उसी दिन उन्होंने जो है अपोजिशन लीडर को पकड़ के ये तासुर देने की कोशिश की, मुकदमात के टूटे फूटे वो पेश करके ये कोशिश की कि जैसे वो उस चीज के साथ सिंक्रनाइज करने की कोशिश की, जो कि नहीं हो सकी। खुद जो एलामिया आया उसमें भी गैर जानिबदारी भी कायम थी और हुकूमती मामलात के ऊपर जो सर्टेन कंसर्न्स हैं वो भी मौजूद। लिहाजा हम जिस तरह से 26 को जो बयान दिया वजीर आजम ने, जिस तरह से उन्होंने अफगानों को ले आए, जिस तरह से वो पीका पे एक्ट करें, मतलब ये है कि वो एक, बस मैं क्या कहूँ, एक ऐसा बहुत सादगी के साथ वो सियासी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए मुल्की इदारों को इंतहाई बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं और सूबों के दरमियान मनाफरत को फैलाने से गुरेज नहीं कर रहे। सरकारी खर्चे के ऊपर, मतलब मरकजी हुकूमत के खर्चे के ऊपर एक सूबे के खिलाफ इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। मरकजी हुकूमत के खर्चे के ऊपर जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है, उसके खिलाफ इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। उसको फलाना टोला कहा जा रहा है, उन्हें दहशतगर्द कहा जा रहा है, और एक हमसाया मुल्क के जो वो है शहरी हैं
उनको बिल्कुल बिला जवाब जो है वो इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही है। हत्ता के मतलब डीपीओ अटक को कहना पड़ा कि जी कोई अफगानी नहीं थे, वो तो अनआइडेंटिफाइड लोग थे। मतलब ये है कि ये कितनी बड़ी बड़ी इक़दामात हैं जो हुकूमत की तरफ से हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम तो उनसे यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस वक्त हमें एक यकजहती की जरूरत है। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। कश्मीर में इस वक्त आपके चैलेंज बना हुआ है, केपीके में चैलेंज बना हुआ है, बलूचिस्तान में चैलेंज बना हुआ है, पंजाब में ठीक है इस वक्त प्रेशर कुकर बनाया हुआ है आपने, लेकिन आप समझे ना कि अवाम की महरूमियां और अवाम की मजबूरियां तो एक दबाव पैदा कर रही है। इश्तिहारों से पेट नहीं भरता ना। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। बड़े अरसे चाहिए चलो। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े क्या अपने एक उसूली मौक़िफ़ के ऊपर डटी हुई है? क्या वही एक मौक़िफ़ है या दीगर मौक़िफ़ भी मौजूद है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों ने 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में या उससे पहले जब PDM की हुकूमत थी, उसके बाद ये हुकूमत बनी, तो इसकी तश्कील साजी के अंदर भी जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को नज़रअंदाज किया। 26वीं आईनी तरमीम में साथ में लाया और बाद में जो वादे किए गए उसमें फिर नज़रअंदाज किया। अब की बार जमीयत उलमा इस्लाम फ़े उसूली मौक़िफ़ जो फिर से अपना के बैठी है, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को किस हद तक कामयाबी का तनासुब दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या गुफ्तशुनीत हुई? वफाकी हुकूमत ने क्या इशारे दिए हैं? और अगर मुकर्रा तारीख यानी 8 दिसंबर बकौल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब कि अगर उस तक बात ना बनी तो फिर हम तो सड़कों पर होंगे, अगर बात नहीं बनती तो फिर हुकूमत को क्या कौशन दिया हुआ, इसी बारे में बात करेंगे। तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम फ़े असलम गौरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असलम गौरी साहब, कल के दिन बहुत जो है मेल मुलाकातें हुई हैं, कल के दिन जो है वफूद आए हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब ने तो बात नहीं खोली, उन्होंने कहा जी कि आप हैं, आप पता करवाएं, आप जर्नलिस्ट किस बात के हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सर कुछ आप ही हमें बता दें कि क्या हो रहा है, किस तनाजुर में हो रहा है, किस शब्द को हो रहा है? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि जो इस वक्त शोशा चल रहा है कौमी हुकूमत और इसकी सबका, मैं समझता हूँ इस पर कोई हम सब कोई खास बात नहीं हुई। दूसरी वजह यह कि हमारे तो 8 वोट हैं। अगर ये काम करना है तो PTI को पकड़ेंगे, PTI के साथ सेटिंग करेंगे, हमारे साथ वो क्यों करेंगे? हमारा तो मौक़िफ़ ये था कि आपने हमारे साथ जो कमिटमेंट की, आपने जो हमसे बात की, उस बात से आप क्यों फिर गए हैं? और ये बिल आपने बनाया, सरकारी बिल था, सरकार ने जमा कराया, सरकार ने पास कराया, अब इसमें कीड़े कहां से निकला है? अगर बनाया भी आपने है, पास भी आपने कराया है, अब इसमें कीड़े क्यों निकाल रहे? तो हमारा मौक़िफ़ ये था। उसमें बिलावल साहब तशरीफ लाए थे, तो बिलावल साहब ने कहा कि मैं चूंकि मुल्क से बाहर था तो मेरी गैर मौजूदगी में सब कुछ हुआ है, मैं इसको देखता हूँ और इंशाल्लाह 2-3 दिन में रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अभी बिलावल साहब अपने घर भी नहीं पहुंचे थे कि पीछे से हुकूमत की तरफ से एलामिया आ गया जी वो बिल वापस असेंबली में पहुंच गया है, तो अभी वो घर भी नहीं पहुंचे। तो ये तो बिलावल साहब को पता नहीं, बिलावल साहब हमारे साथ कुछ मजाक करके गए या उनके साथ जिसने उनको भेजा था उनके साथ मजाक किया गया। इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब आए, उन्होंने हमारा मौक़िफ़ सुना, उन्होंने कहा बिल्कुल राइट है। हमने कहा ये तो बिल PDM हुकूमत में तैयार हुआ था। PDM हुकूमत में कुछ मसलतें थी कि जी FATF और IMF ने रोक दिया था, तो आपने कहा था कि मुल्क इस वक्त इंतहाई बदहाली का शिकार है और हमें कम से कम ये हम रिस्क लेते हैं तो ये लोग हमसे नाराज हो जाएंगे और हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। तो हम सब ने मशवरे के बाद इस बिल को वही रोक दिया था, हालांकि इसकी 2 खानदगियां असेंबली में हो चुकी थी। ये वही बिल है। इसके बाद अब जब 26वीं आईनी तरमीम आई तो हमने कहा अभी वो बिल जो हमारा पेंडिंग पड़ा है, अब तो आपका इंडेक्स बहुत ऊपर चला गया है, अब आपने महंगाई कंट्रोल कर ली है, अब तो हालात बहुत अच्छे हो गए मुल्क के, तो अब तो FATF और IMF की तो आपकी शायद जरूरत है या नहीं है, लेकिन कम से कम हमारा बिल तो पास करो यार। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर ये बिल जो हम दोबारा ले गए पीपल्स पार्टी के दोस्तों के पास, और ये बिल पीपल्स पार्टी ने कराची में 5 घंटे जो बिलावल भुट्टो साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई, उसमें इस बिल पे पूरी गौर व खौस हुआ
पीपल्स पार्टी की पूरी जो लीगल टीम थी उसने इस बिल का एक शिक्का जायजा लिया। फिर यही हम जाति उमरा में गए तो वहां प्रेसिडेंट साहब भी बैठे हुए थे, सब बैठे, तो ये बात हमने वहां भी रखी, तो उन्होंने भी जायजा लिया, उन्होंने भी ओके किया। उसके बाद कानूनी टीम जो थी वजारत कानून की, उसने इस बिल का फिर जायजा लिया और फिर ये बिल सरकारी बिल बन के 26वीं यानी तरमीम के बिल के साथ ये बिल पेश हुआ। इसको असेंबली ने पास किया, इसको सेनेट ने पास किया और कौमी असेंबली और सेनेट ने इसको और 26वीं यानी तरमीम को पास कर दिया। अब बदकिस्मती ये है कि अब वो तो हो गया पास 26वीं तरमीम वाला, इस पे फिर रुक गए। अब क्यों रुक गए? हम इनसे बार बार कह रहे हैं भाई हमें बताओ, बस ये हो गया वो हो गया, गलती हो गई। पहले गलती ये हुई कि किसी क्लास में 20 या 21 का फर्क था, टाइपिंग मिस्टेक थी, वो पहले वापस आ गया। तो तरीकेकार यही होता है कि आपने सिर्फ इस क्लास के लिए वापस किया, आपने पूरा बिल पढ़ा ही नहीं। लेकिन ये वो क्लास हमने ठीक करके भिजवा दी जब, तो अब वो फिर आ गया बिल वापस। अब अभी शाम में जो हमें रिपोर्ट मिली है उसमें ये कहा गया ये सूबाई मामला है, 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई मामला है, वफाकी नहीं। तो राणा साहब जैसे सीनियर साथी यहाँ बैठे हुए, राणा साहब 18वीं तरमीम कब पास हुई थी, उसको कितने साल गुजर गए, और क्या पीडीएम हुकूमत में जो वज़रा थे, जो वजीर कानून थे, उनको इस बात का पता नहीं था? क्यों अब जो टीम पीटीआई अब जो टीम पीपल्स पार्टी की थी, अब जो लीगल टीम मुस्लिम लीग नून की थी और वजारत कानून जिसने ये इसको पास किया, क्या उनको बिल्कुल नहीं पता था कि ये मैटर जो है वो 18वीं तरमीम के तहत हमारा है ही नहीं है? इससे बड़ा कोई मैटर हो सकता है? इससे बड़ा कोई, मैं समझता हूँ कि कमाल की बात है अगर ये वाकई ऐसा है। फिर तो पूरी 26वीं आईनी तरमीम जो है वो ही गैर आईनी होगी कि जब उस पे आपको पता ही नहीं कि कौन सी चीज जो है वफाक की है और कौन सी 18वीं तरमीम के तहत जो है वो सूबों की है। फिर तो पार्लियामेंट उसे पास नहीं कर सकता था। नहीं, ये बिल जो है ये बिल 26वीं तरमीम से अलहदा था, 26वीं तरमीम का बिल अलहदा था, ये बिल अलहदा था। लेकिन बदकिस्मती है कि उसी पार्लियामेंट ने जिसने पास किया और उसी ने अब इन सबकी काबिलियत पे एक बड़ा सवालिया निशान इन्होंने खुद उठा दिया है ये अल्फाज लिखने के बाद। अब उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब कल राणा सनाउल्लाह साहब आए थे, फिर उन्होंने आज प्राइम मिनिस्टर साहब से फोन पे बात कराई, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा बस वो छोड़ दें, आप बेफिक्र रहें, मैं इसको 2-3 दिन में कर देता हूँ और हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाए, आप इसको जरा कूल करें, मामले कूल करें। मौलाना कहा ठीक है, मैं अभी तक तो आप पर इतना एतबार करते रहे, हम लोग आपके साथ चलते रहे और आज आपने ये हमारे साथ किया है तो मुनासिब नहीं है, और कितने मराहल से ये बिल गुजरा है और आपने ही इसको बार बार चेक किया और आप ही ने पेश किया। अच्छा, अगर कोई एक आजकल बड़ी तेजी से चल रही है कौमी हुकूमत की गूंज, आपने भी सुनी होगी, क्या जमीयत उलमा इस्लाम उसका हिस्सा बनेगी? मेरा ख्याल कौमी हुकूमत कौन बनाएगा, कौन बनाएगा? यही मियाँ साहब छोड़ते हैं हुकूमत। पीपल्स पार्टी अगर बनेगी तो क्या मियाँ साहब उसको साथ तावन करेंगे? अगर मियाँ साहब तावन नहीं करेंगे तो क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत बना सकेगी? मैं समझता हूँ ये शोशा है मुख्तलिफ चीज़ों से तवज्जो हटाने का, और आपको पता है असल चीज़ें क्या आजकल चल रही हैं, और जो चीज़ें आजकल हैं उनसे तवज्जो हमेशा हटाने के लिए कुछ शोशे छोड़े जाते हैं ताकि लोगों की तवज्जो उधर शोशों की तरफ हो जाती है और वो असल मामला जो होते हैं उनको वो संभालते हैं और फिर उसके बाद इस शोशों में से हवा निकाल देते हैं। मैं फिलहाल नहीं समझ रहा कि कौमी हुकूमत और इस किस्म की कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही, कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, ये ऐसे तज्जिए चल रहे हैं। जी अच्छा असलम गौरी साहब, एक चीज़ और बताइए, मौलाना ने आज भी गुफ्तगू की कि इलेक्शन जो थे वो धांधली ज़दा थे, ये हुकूमत आईनी जमहूरी तो है ही नहीं, ये सही तरह से तो आई हुई हुकूमत है ही नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम पे 8 फरवरी के इलेक्शन के धांधली के हवाले से मौक़िफ़ को अपनाती है। अब सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जो है उसके अंदर 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से वो जो दरख्वास्त थी वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई 11 तारीख की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत करनी है। तो क्या जमीयत उलमा इस्लाम पे उसमें फरीक बनने की दरख्वास्त देगी? देखिए, हमारी लीगल टीम इसका जायजा ले रही है कि वो क्या वहाँ जमा हुई है, किसने जमा कराई है। उसके बाद का तो ऐसा होता है कुछ चीज़ें हम पार्लियामेंट में जमा करा के फिर उससे फैसला ले लेते हैं और फिर कहते हैं ये तो मोहर लग जाती है। अब तो पार्लियामेंट ने कह दिया जी बिल्कुल ठीक है, तो ये चीज़ों को पहले देखना पड़ता है। पार्लियामेंट में जाने को तो हम चले जाएं, लेकिन पार्लियामेंट में जो गए हैं उनका बैकग्राउंड क्या है। नहीं सर, मैं सर आईनी बेंच की बात कर रहा हूं। मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं आईनी बेंच की ही बात कर रहा है। जिन लोगों ने पिटीशन वहां जमा कराई है कौन लोग हैं और पिटीशन में है क्या, उसको भी हमें देखना होगा। ये सारी चीजें देख के हमारा
जो लीगल टीम है, फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे। मौलाना साहब ने आज कहा है कि जी मौलाना साहब ने भी इशारा दिया है कि हम किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे जो हुकूमत बनाने की कोशिश हो रही है। मौलाना साहब ने आज इस पे बयान दिया है, तो आप कहते हैं ये शोशा है, तो मौलाना साहब का बयान यह है कि हम नहीं हिस्सा बनेंगे, ये शोशा है या मौलाना साहब ने गुब्बारे से हवा निकाल दी है? असल में सवाल किया किसी दोस्त ने, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा, और हकीकत वही है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम जाए भी तो क्या करेंगे। 8 तो आदमी है हमारे जाने और ना जाने से हुकूमत अगर बढ़ना चाह रही है, हुकूमत तो बनी हुई है ना। जितनी पार्टियां इस वक्त है हुकूमत में, वो कौमी हुकूमत ही है ना। कोस से बाहर तो 2 ही पार्टियां है ना, पीटीआई और जेयूआई। अब बाकी बचा क्या है? अब पीपल्स पार्टी ने क्या कुछ नहीं लिया। अगर वजारतें लिए तो सारे उनके पास आईनी होते, तो उन्हीं के पास सदर पाकिस्तान से लेके गवर्नर और पता नहीं क्या कुछ सब कुछ उनके पास है। अब कौमी हुकूमत किस तरह की बनाएंगे? जो इस वक्त बनी हुई इसी को कौमी हुकूमत समझे, जो इस वक्त बनी हुई है इसी को ही कौमी हुकूमत समझे। ठीक है, और ये शोशा जोड़ा जा रहा है मुख्तलिफ चीज़ों से नजर हटाने के लिए। बहुत शुक्रिया असलम गारी साहब अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।